कौन हैं ये औरतें, क्यों हमारी मदर कहती हैं कि ख़राब औरतें हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारी लड़कियों को आपने इस लाइन से निकाला भी। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई आता है और वो कुछ छोड़ जाता है हमारे पीछे, तो ऐसे निशान छोड़ गई कि जिनकी वजह से मैं उन 562 लड़कियों की ज़िंदगी बचा सकी। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा केस है मैम कि जिसको देखने के बाद आपको लगा कि ये आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया? आपने ऐसे तो मैं जब कितने बताऊँ, हज़ारों हैं। तो कोई हज़ारों हैं, हर दिन मरता है आदमी वहाँ। कहते हैं ना कि जब दर्द की इंतहा हो जाए तो आदमी शांत हो जाता है, दर्द सहते-सहते। कुछ अपनी इच्छा से आए हुए लगते हैं या देखिए, आप ज़बरदस्ती? लोगों को बड़ा मिथक है, कन्फ्यूज़न्स हैं। कौन आना चाहेगा वहाँ? इतनी गंदगी, इतनी बदहाली कि जहाँ पैर रखने को मन ना करे। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी लग्ज़री को पूरा करने के लिए, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, वो इस लाइन में और आ चुके हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एस्कॉर्ट सर्विसेज़ हैं। ये वो है कि जिनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। मैं हूँ रिया और आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने जा रहे हैं जो सोसाइटी की ग्लैमरस फेस के पीछे का छुपा हुआ सच है। आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन और उन्हीं कहानियों की रियलिटी जिनके पीछे दर्द भी है और हिम्मत भी। और ऐसे ही आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी है जो ना कि सिर्फ इन टॉपिक्स को समझती हैं बल्कि इन सभी चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद मैम हमारे शो में आने के लिए आपका। आमंत्रण के लिए धन्यवाद बेटा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आपने इतने साल अपने इस करियर में दिए, वुमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताया लोगों को, आपने बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारी लड़कियों को आपने इस लाइन से निकाला भी। तो ये लाइफ ट्रैफिकिंग बेसिकली क्या है और ये कैसे कैसे स्टार्ट हुई? कहाँ से आया ये सब कॉन्सेप्ट? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मेरा कतई भी करियर नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, प्रोफ़ेशन भी नहीं है। ये मेरा पैशन है और जो बचपन से घर कर गया था, क्योंकि ऐसी जगह पे हम रह रहे थे, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर हमारा घर था। तो मेरठ थोड़ा कस्बाई मानसिकता का शहर है। जी। आज भी वहाँ बहुत हिदायतें दी जाती हैं। उस तरफ से निकलेंगे, उधर ही वो ही हमारा स्कूल होता था। तो 5 साल की उम्र में एडमिशन हुआ तो फिर कहना शुरू कर दिया, "ऊपर मत देखना बेटा, जब बाज़ार से निकलोगी, कबाड़ बाज़ार से निकलो, ऊपर मत देखना।" और एक क्यूरियोसिटी बनी रही और फिर शायद ऊपर वाले ने सोच लिया था कि वहीं एक दिन इसको जाना है। तो इतनी घटनाएँ होती रहीं कि हम जितना भूलने की वो भूलते कि अब बच्चा है, भूलेगा। लेकिन तुरंत कोई ना कोई और इंसिडेंट हो जाता है ऐसा कि फिर वो बात याद आ जाती है कि कौन हैं ये औरतें? क्यों हमारी मदर कहती हैं कि खराब औरतें हैं? हुँ, हुँ। उनके बारे में जानने की इतनी उत्सुकता हो जाती थी। फिर असल में कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की हमारे साथ हम मतलब इतना ये सब मन में उथल-पुथल चलते हुए और बरसों बीत गए, 8वीं में हम आ गए, 8th क्लास में आ गए। तो इस क्लास में आने के बाद में कोई लड़की बाज़ार से हम गुज़र रहे थे, तो खट-खट की आवाज़ आई, तो ये देखा जीने में एक लड़की उतर रही थी। वो बैसाखी लेके चलती थी, तो इसीलिए शायद मैं उसको पहचान भी गई। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, बैक बेंचर थी लेकिन पढ़ती थी, दोस्त नहीं थी मेरी, पर क्लास में थी। अ, मैंने सोचा कि ये नीचे उतरेगी तो मैं बात करूँगी, लेकिन उसकी निगाह भी मिली तो वो वापस पलट गई ओके। और फिर मैंने 2-3 दिन उसका इंतज़ार किया कि वो आए और शायद वो ये इंतज़ार करती रही कि वो भूल जाए ये बात। लेकिन जब मैं वो तीसरे-चौथे दिन आई, मैंने उसको फिर पकड़ा। फिर मैंने तुमको वहाँ उतरते हुए देखा था और मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वो खराब औरतें रहती हैं। तो उसने थोड़ा-सा जो मुझे उस वक़्त शायद समझ नहीं आया था, लेकिन बहुत बाद में बरसों बाद वो बात समझ में आई। उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पैदा हुई और भाग्य मेरा अच्छा ये है कि मैं बदसूरत और जन्म से अपाहिज पैदा हुई। तो जो मेरी माँ करती है उसके लायक मैं नहीं, उस काम के लायक मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला। मेरी थोड़ी-सी ज़िद के बाद मुझे पढ़ने दिया, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ। और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती कि क्या अच्छा और क्या बुरा। अ, फिर भी समझ नहीं आया क्या ऐसा प्रोफ़ेशन है, क्या ऐसा काम है, कौन-सी नौकरी इसकी माँ करती है कि जो ये नहीं कर सकती थी। और इसको ये ज़्यादा सुहा रहा है कि मैं अपाहिज हूँ और बदसूरत हूँ। हुँ, काली थी और शक्ल-सूरत भी नहीं थी। तो लेकिन वो फिर धीरे-धीरे समझ में वो हमसे मतलब किसी तरह उसने 8th क्लास शायद वहाँ से पास किया। उसके बाद नहीं मैंने कभी देखा और बहुत बाद बरसों हमें बाद पता लगा कि वो बैंक एम्प्लॉयी हो गई थी, पढ़ लिख के कामयाब हुई थी। वहाँ से फिर हमारी अर्ली एज में शादी हो गई, अर्ली एज में बच्चे हो गए, यानी बालिग होते-होते 2 बच्चे हो गए। हमारे पड़ोस में फिर से मतलब लगता था कि वो सब मैं भूल गई।
क्योंकि ससुराल में आ गए थोड़ा-सा फिर वही कि गाँव देहात के लोग हैं हम, तो बाहर आना-जाना बहुत कम। बस पढ़ाई थी कि कॉलेज जाते, कॉलेज उस जगह से हट के दूसरी जगह था। कॉलेज जाते, आते, अपने बच्चों में रम जाते। लेकिन परिवार के लोग अच्छे थे, बच्चों को भी रख रहे थे और मेरी पढ़ाई भी चालू थी। हुँ, उसके बाद ये होता है कि फिर से कुछ हुआ कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहने आ गई और मेरा बेटा तब 1 डेढ़ महीने का था और ऐसे ही थोड़ा घर में आने लगी। कहीं झाड़ू-पोछा करती थी, तो घर में आने लगी कि बच्चे को खिलाने लगी बहुत प्यार से, उसकी मालिश-वालिश करती। अब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे लगा कि मेरा तो छुटकारा हो गया, अपने आप मालिश-वालिश करती है, हुँ, बच्चे को नहलाती-धुलाती है, ठीक है। हमारी मदर इन लॉ ने 1-2 बार कहा, "अगर इसके बच्चे नहीं है, ये तो अच्छा 35-40 साल की औरत है, बच्चे अच्छे इसके है नहीं, बच्चा मत दिया कर।" पुरानी औरतों की जैसी बात। मेरा जी, हमेशा विद्रोही थोड़ा स्वभाव है। मैंने कहा, "ऐसे मत कहो, ये तो भगवान की देन है, किसी को बच्चे होते हैं, किसी को नहीं होते। किसी को नहीं होते, सही बात ये है। मत कहो।" हुँ, थोड़ा-सा आपस में प्यार स्नेह बढ़ा, मेरे बहुत सारे काम भी कर जाती थी। तो फिर एक दिन उसने मुझे बताया किन्हीं पलों में कि मैं पूछती थी कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड हस्बैंड हस्बैंड है आता है, कभी नहीं आता है? तो कहती है रात को आता है। हमने कभी देखा नहीं। इक्का बक जानते हैं हम उसे कि वो मोहल्ले का ही लड़का है, मगर कभी-कभी आता है। तो तब उसने बताया कि वो मेरा पति नहीं है। अच्छा, हाँ, और मैं तो एक अच्छे घर की लड़की हूँ, मेरे फ़ादर पुलिस में थे और मुझे रंजिश में 7-8 साल की उम्र में उठा के बेच दिया गया। मेरे फ़ादर की रंजिश थी, किसी से हो गई होगी और मुझे बेच दिया गया। वहीं बड़ी हुई, वहीं धंधे में लग गई, मतलब फिर वो शब्द मेरे सामने आया। मैंने फिर पूछा ये क्या धंधा? मुझे तो समझ ही नहीं आता अभी तक। तो उसने बताया, पहली बार मुझे उस महिला ने बताया कि ये होता है। तो अभी तक तो मुझे जो मेरी मदर ने बताया वो ये कहा कि भई वो नाचती-गाती हैं। वो भी मुझे खराब नहीं लगा नाचती-गाती, हम भी तो नाचते-गाते हैं सब। घर की भाभियाँ भी, हमारी चाचियाँ भी सब शादी-ब्याहों में नाचती हैं जी, खूब। नहीं मुझे समझ में आया तब उसने बताया कि ऐसा है और एक रिक्वेस्ट रखी कि मुझे एक बार मेरे घर मिला दो, किसी भी तरह। तब तक मुझे बिल्कुल ये उसने मुझे बता दिया, मैंने किसी से बताई भी नहीं ये बात कि ये कौन है, कहाँ से आई है। क्योंकि मेरे समझ से केवल जो रेड लाइट एरिया थी, ये दाल मंडी थी, वो केवल मेरठ में थी। इतना मैं केवल मुझे पता था कि कबाड़ी बाज़ार केवल ये एक बाज़ार ऐसा है। तब वो उसने एड्रेस-वैड्रेस दिया, तो घर की बड़ी बहू थे, थोड़ी ना-नुक्कर के बाद उनको पता नहीं था कि ये क्या बात कर रही है। मैंने कहा मिलवा दें एक बार, मिलवा दें, बचपन में खो गई थी, इसको याद है सब। तो थोड़ी देर ना-नुक्कर के बाद 1-2 दिन के सब तैयार हो गए कि चलो मिलवाते हैं। तो गए सब लोग, मैं भी गई ज़िद करके कि मैं देखूँ माँ-बाप इसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेकिन वही हुआ आए वो लोग बाहर आए, ग्राम पंचायत में बुलवाया, वहीं घर नहीं बुलाया उन्होंने हमें और बहुत रोना-धोना हुआ। 2 बिल्कुल किशोर अवस्था के बच्चे थे जो बिल्कुल बहन की शक्ल मिल रही थी, तो कोई गुंजाइश की बात ही नहीं थी कि ये इनकी बेटी नहीं है। तब उसने मतलब बिल्कुल अ, साफ मना कर दिया उसके माँ-बाप ने कि देखो ये आप लाए, बहुत अच्छी बात है। हमने देख लिया, हमें तसल्ली हुई, रखेंगे नहीं। तो कहा क्यों नहीं रखेंगे? तो फिर वो कहाँ गई उसके बाद जब नहीं, उन्होंने फैमिली नहीं मना कर दिया? वापस आई हमारे साथ। अच्छा, वापस हम ले आए, लेकिन वापस लाना ये तो महाभारत थी हमारे लिए। पूरे रास्ते जो हमने सुना है इनडायरेक्टली जो कहा तो जा रहा था हमारे पति को, लेकिन सुनाया तो हमें जा रहा था। कहा हमें बताया नहीं कि ये औरत कहाँ से आई है और लेके चली आई हमें यहाँ तक हुँ, और तूने भी मना नहीं करा। जो हमें डाँट पड़ सकती थी इनडायरेक्टली वो सब पड़ती गई। फिर घर पे भी वो चीज़ें बंद नहीं हुई। लगातार पूरी रात वो डिस्कशन चला। अब इस बीच वो सुनती रही सब चीज़ें। समझ भी उसे आ रही थी कि उसकी वज़ह से क्योंकि वो तो उम्र-दराज़ थी 35-40 के बीच की थी। उन्हें समझ आ रहा था कि ये छोटी बच्ची है अभी, शायद ये इसके नुकसान हो जाएगा इसको और वो किसी वक़्त निकल गई वहाँ से। और मैं सच कहूँ मतलब मुझे एक सुकून हुआ, ज़रा भी मुझे दुःख नहीं हुआ कि वो चली गई। मुझे लगा कि अरे चलो, गई तो मेरी जान छूटी, नहीं तो ये तो लोग मुझे मार ही देते। पता नहीं क्या करेंगे मेरा। हाँ, तो चली गई, बात आई गई होगी और ऐसे ही धीरे-धीरे 1 सवा साल बीत गया और वो भाई-दूज वाले दिन आई फिर। तो वो ठीक-ठाक थी। तब तो वो ऐसे ही कपड़ों में रहती थी बेचारी, झाड़ू-पोछा कर रही थी इधर-उधर, लेकिन वो ठीक-ठाक कपड़ों में थी। उसके साथ एक आदमी था जो फल और मिठाई-विठाई उठाए हुए था और आके उसने कहा कि मैं मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी। मैं गोविंदा को टीका करने आई हूँ। मेरे भाई ने तो मुझे नहीं स्वीकारा, तो मैं इसे भाई मानती हूँ। मेरे तो फिर से वो डर ने एकदम पूरे वो हो गया मुझे अजीब-सा। मैंने कहा नहीं देखो अभी तो अम्मा ने तुमको देखा नहीं है, मतलब हमारी सास ने। तुम जाओ यहाँ से, मैं टीका-वीका नहीं कराऊँगी, ना मैं गोविंदा को बाहर लाऊँगी, तुम हुँ, जाओ। तो अभी सोचो
कि ये 40 साल पुरानी बात मैं कह रही हूँ। वो चली गई, थोड़ा नानू करके बाद में वो चली गई। और जैसे घर में पुराने घर होते हैं कि बड़ा सा आंगन है, तो फिर उसके बाद दरवाज़ा में, दरवाजे पे गई और मुड़ के उसने देखा, तो पहला था मौका लिया मुझे कि मैं घबरा गई एकदम। मतलब उसकी जो आँखों में आँसू थे, मेरे प्रति इतनी शिकायतें थीं, मुझे लगा जैसे मेरे यहाँ रह गई वो। वो चली गई और मुझे इतनी घबराहट सी हो गई कि मैंने क्यों नहीं रोका, हिम्मत नहीं थी। मैं भूल भी नहीं पाई इस बात को, कहा भी नहीं किसी से। बस कभी-कभी इनसे अपने हस्बैंड से ज़िक्र करती, मैंने कहा अच्छा नहीं हुआ, हम रोक सकते थे उसे। तो उन्होंने कहा नहीं, पढ़ ही रहे थे हम, नौकरी नहीं थी उनके पास भी, बच्चे ही थे, क्या करते? वो भी 20-21 साल के थे। तो ऐसे फिर बरसों बीत गए, हम पे बहुत सारे दायित्व भी थे, ज़िम्मेदारियाँ थी। हमारे देवर थे, ननद थी, और वो ज़माना अगर 40 साल पहले का हम कहें, तो शादियाँ भी ना होती अगर ये बात खुल जाती कि हमारे घर में वो रह रही है कैसी हो। तो उसके बाद हमारी ननद की शादी हुई, हमारे देवरों की भी शादी हुई, थोड़ा-सा फ्री हो गए। तो वो लेडी फिर बाद में नहीं, आपको दोबारा मिली कभी? नहीं, कभी नहीं। तो वो फिर उसके बाद में मैं भी थोड़ा-सा, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, मगर मन में वो फाँस थी। फिर मैंने एक दिन कहा, हमारे सास-ससुर भी नहीं रहे थे उसके बाद। मैंने एक दिन इनसे कहा कि उसको ढूँढूँ? तो बोले किसको? मैंने कहा उसको ढूँढना एक बार। बहुत पड़ेगी, पागल हो, कहाँ ढूँढोगी? मैंने कहा बाज़ार में ढूँढूँगी। बोले चले जाओ, लेकिन मैं सुनूँ नहीं, वहाँ से मार खा के आओ, गाली खा के आओ, कोई तुम्हारे से बदतमीज़ी करे, यहाँ रोना-धोना मत। मैंने कहा नहीं, तो मैं नहीं आप फिर गए वहाँ उन्हें गए ढूँढने नहीं। के लिए। और ये समझो कि फिर कभी लौटे नहीं, ऐसे समझ लो। वो दोबारा वो कभी मिले ही सीढ़ियाँ, नहीं आपको? नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन उस जैसी हज़ारों मिली। और अभी सबको मैं थैंक्स करती हूँ, सभी पॉडकास्टर्स को, कि आपकी बदौलत मुझे इतना पता लगा है। उसका ही वो जो तथाकथित पति था, कि वो आगरा में उनकी डेथ हुई अभी, ओह! वो कोई 2-3 महीने पहले। तो वो भी मुझे सुकून ही हुआ कि वो इस गर्त से, इस नर्क से निकल के और मुक्त हो गई। अ, और मैं उनकी, मुझे लगा कि जैसे कभी-कभी कहते हैं ना कि कोई आता है और वो कुछ छोड़ जाता है हमारे पीछे। वो ऐसे निशान छोड़ गई कि जिनकी वजह से मैं उन 562 लड़कियों की ज़िंदगी बचा सकी। मुझे जब भी मैं एक लड़की निकालती, हमेशा लगता कि वो उसके प्रति जो अपराध किया था, उससे शायद थोड़ी-सी मुक्ति भी मिली मुझे। फिर अगले दिन से वही बेचैनी हो जाती थी कि नहीं, बच्ची ना रह जाए। कोई भी, देखिए मैंने कोई ऐसी लड़की नहीं निकाली जिसको निकलना नहीं था, जिसकी इच्छा शक्ति भी खत्म थी और जो चाहती भी नहीं थी। लेकिन जो चाहती थी, मुझे उसमें इतना सा भी पोटेंशियल दिखाई दिया, तो मैंने उसको निकाला। चाहे मुझे 3 महीने लग गए, 4 महीने निकले। उसके लिए कितनी काउंसलिंग्स, कितना चोरी से सब काम करने पड़ते थे, बिल्कुल, मालकिन बिल्कुल। की नज़रें बचा के, दलालों की नज़रें बचा के, वो सब मैंने किया। और इसलिए बहुत बड़ी तो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैंने 562 लड़कियाँ निकाली। 561 लड़कियाँ निकाली, 562 हुई तो आप लोगों के ज़रिए निकली। तो आपकी लाइफ में हुँ, ऐसा कौन-सा केस है मैम कि जिसको देखने के बाद आपको लगा कि ये आपके दिमाग पे छाप छोड़ गया और ऐसा केस आपने ऐसे तो मैं जब कितने बताऊँ, हज़ारों हैं। तो कोई हज़ारों, हर दिन मरता है आदमी वहाँ, हर दिन। तो ज़िंदा नहीं है वो, जैसे अ, कोई भावना नहीं है किसी में, कोई मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से नहीं देता। अ, किसी की पीड़ा से किसी को मतलब नहीं है। कोई दूसरा रो रहा है, ज़ख्मी है, चोट लगी है, कोई मतलब नहीं है। कोई दूसरे से ये भी नहीं पूछने जाता, तुम्हारे पैर में चोट लगी, हाथ में लगी है, इसका कुछ करें? नहीं कोई पूछता, है ही नहीं ऐसा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब दर्द की इंतहा हो जाए, तो आदमी शांत हो जाता है, दर्द सहते-सहते। वो उनकी स्थिति होती है कि वो अब उनको किसी के दर्द से क्या लेना-देना? वो भी तो उसी दर्द को झेल रही हैं। फिर किसी दूसरे के दर्द में वो आती नहीं है, और यही कारण है कि वहाँ से कभी भी कोई लड़की आसानी से निकलने की हिम्मत नहीं करती। भागती तो है ही नहीं, भागा चांस तो ही कम ही नहीं है, है। नहीं चांस ही नहीं है, इक्का-दुक्का को छोड़ के भागी नहीं कभी। जिन्होंने कोशिश की वो हिम्मत करके भागी भी हैं, पर बहुत सर्वाइवल नहीं है ऐसे केसेज़ का। और अगर मैं कहूँ कि उनके बीच एक ऐसा दर्द और सन्नाटा है जिसको तोड़ पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उनकी आवाज़ बाहर तक लाना, उनको ये ऐसे मुखर करना कि वो कहें कि हमें निकाल दो, आसान नहीं है। उनके इमोशंस को जगाना आसान नहीं है, क्योंकि वो तो कब के मर चुके हैं। कब के वो माँ की गोद, पिता का सीना सब भूल चुके हैं, कुछ याद नहीं होता उन्हें। केवल मार, मालकिन की फटकार, वो सब उन्हें याद रहती है। तो वो एक इशारे पे चलती हैं। कह दिया कस्टमर के पास जाना तो जाना। कैसा ही कस्टमर हो, गंदे से गंदा हो,
मतलब अच्छे से अच्छा तो आता ही नहीं है। नहीं। लेकिन जो भी गंदे से गंदा, गंदे कपड़े, गंदी बास मार रही है कुछ, लेकिन जाना है उसको, वो अच्छी लड़की सबसे अच्छी चाटेगा। तो बैठी हैं सारी लड़कियाँ, उसके लिए ये चाहिए। ना का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई ये नहीं है कि वो ये कह सके अपनी मर्ज़ी से, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी इसके पास से, या बास आ रही मतलब है उनकी इसमें से। इच्छा हो, ना हो, नहीं, लेकिन इच्छा उन्हें का तो जाना कोई ही मतलब है, ही नहीं है। करना ही है। हाँ, इच्छा का तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। इच्छा से थोड़ा ही कोई रखा जाता है वहाँ, तो सब ज़बरदस्ती का शिकार हैं। लोग कहते हैं वो खराब औरतें हैं। मैं आज भी मन में सोचती हूँ कि अगर मेरी मदर होती तो मैं पूछती कि अम्मा तुम गलत कहती थी। ये खराब औरतें नहीं हैं, समाज ये लोग खराब तो है। बेचारे वैसे ही मजबूरी में फँसे हुए हैं, मजबूर किसी को हैं। फँसाया गया तो कुछ कुछ अपने उससे हाँ, आ गए। तो मोस्टली मैम कहाँ? आपको बिल्कुल। जितने अभी तक के केसेस में हैं, हुँ। आपको क्या लगा कि कुछ अपनी इच्छा से आए हुए लगते हैं या देखिए, आप ज़बरदस्ती? लोगों को बड़ा मिथक है, बड़े कन्फ्यूज़न्स हैं। कौन आना चाहेगा वहाँ? इतनी गंदगी, इतनी बदहाली कि जहाँ पैर रखने को मन ना करे। भई मुझे तो आदत हो गई, मैं तो कैसे में भी बैठती हूँ। हुँ, लेकिन आप ज मेरे साथ जाने वाले लोग बहुत होते हैं कि एक बार हम भी चलेंगे, देखें, फिर आपके साथ काम करेंगे। मैं कई बार तो मना करती हूँ, कोई तमाशे की चीज़ नहीं है, पर फिर भी अगर आपको काम करना है तो चलो। तो वो खड़े-खड़े रहते हैं इतनी देर, मर्द हो या औरत हो, खड़े हुँ। रहेंगे, नहीं-नहीं कहाँ बैठेंगे? अरे नहीं यार, या नहीं। वो सब ना-नुक्कर, मतलब आप समझ नहीं सकते कि यूज़्ड कंडोम पड़े हैं। वहीं कोई बेचारा गुटखा थूक रहा है, वहीं ऐसे भी थूक रहा है गंदगी, और बैठी हैं वहाँ लड़कियाँ। कोई उनको मना ही नहीं, वहीं वो अगर उन्हें खाना खाने का टाइम तो वहीं बैठ के खाना खा रही हैं। सब गंदगी उनके चारों तरफ इर्द-गिर्द फैली हुई है। वो जो 3 या 4 केबिन बने हुए हैं, पर्दे लटके हुए हैं, फटे हुए, टूटे, सब दिख रहा है। बाहर बैठे को भी दिख रहा है, अंदर वाले को भी एक-दूसरे का दिख रहा है। और वो इतने गंदे हैं, मुझे नहीं लगता कि बरसों-बरस बहुत से तो ऐसे थे कि जिन्हें मैंने कभी धुलना छोड़ो, बदले नहीं देखे कभी। तो वहाँ कौन मर्ज़ी से जाना चाहेगा? कितना आदमी भूखा मर रहा हो, उसपे कहते हैं कि ना कि भी शाम को भगवान भूखा नहीं सुलाता, उठाता हुँ, ज़रूर है सबको। बिल्कुल सही बात कही। तो वो चाहे कहीं से भीख माँग के लाएँ, वो चौराहे भीख माँगे, हुँ, घर-घर में माँगे, मगर वहाँ नहीं जाना चाहेंगी जिनको उनकी इसलिए कोई क्यों जाएगा? तो वहाँ सब धोखे का शिकार हैं। चाहे वो प्रेमी हो, चाहे नौकरी के नाम पे हो, गरीबी इतना बड़ा अपने आप में अभिशाप है कि जो हर किसी विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। तो वहाँ वो हैं। और फिर वहाँ कौन अपनी मर्ज़ी से जाएगा? जहाँ ₹250 तो बहुत एक्सट्रीम है। ₹250-300 तो बहुत एक्सट्रीम पेमेंट है। अच्छा, तो आप सोच के देखिए कौन वहाँ जाना चाहेगा? किसकी ये है कि वो अपनी मतलब देह का सौदा इतने से पैसों में और 15 से 20 कस्टमर वो निपटाए, कौन ये चाहेगा? स्त्री हूँ मैं भी एक, और वैवाहिक जीवन गुज़ारा है। अगर मर्ज़ी नहीं है तो पति को भी पास आने में अच्छा नहीं लगता। कैसे वो जिनको जानती नहीं, जिनसे प्यार नहीं, जिनका कोई वजूद उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जो आज हैं कल नहीं है, कैसे उनके पास जाती होंगी? कैसे वो अपने अपने जिस्म से औरत को सबसे ज़्यादा प्यार होता है। अपनी प्राइवेसी से, अपनी इज़्ज़त से, अपने सम्मान से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। बट मैम ये हुँ, तो वो लड़कियाँ हैं जो आप बता रही हैं हुँ, कि ये ज़बरदस्ती, लेकिन आजकल के जो टाइम चल रहा है, कहीं लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी लग्ज़री को पूरा करने के लिए, चाहे वो लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, वो इस लाइन में और आ चुके हैं और काम कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? कि आज नहीं, लोग अपनी इच्छा से भी आते हैं? बिल्कुल एस्कॉर्ट सर्विसेज़ हैं। अरे एक बात ये है कि अभी ज़्यादातर इस जितने शहर हैं, छोटे से लेके बड़ा, मेरा शहर तो छोटा-सा है, कस्बा में, वो भी एजुकेशन हब हुँ, है ना? 19 यूनिवर्सिटी अगर मेरे शहर में अकेले में, तो दिल्ली जैसे, नोएडा जैसे में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत हैं, जी। और सारी सुविधाएँ हैं। फिर यहाँ का बच्चा यहाँ क्यों नहीं पढ़ता? यहाँ का बच्चा क्यों जाता है कि मैं पंजाब जाऊँगा? यहाँ का बच्चा क्यों कहता है कि मैं बैंगलोर जाऊँगा, हैदराबाद जाऊँगा? वहाँ क्यों? यहाँ के यहीं क्यों नहीं आ पढ़ते? तो वहाँ माँ-बाप केवल अ, उतना पैसा देते हैं कि फीस, हॉस्टल के खर्चे, डेली के उनके खर्चे, कपड़े-लत्ते आता है तो बच्चा अपना बनवा के लेके जाता है। ये कौन-सा तरीका है कि आपको कौन-सी लग्ज़री की ज़रूरत पड़ रही है कि आप फिर एस्कॉर्ट सर्विसेज़ में जा रहे हैं? ये वो है कि जिनको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, शूज़ चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, सब ब्रांडेड चाहिए। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ब्रांड नेम होने में और साधारण कपड़ा होने में क्या फ़र्क है? चॉइस का फ़र्क है मैम, बस, बस इतना केवल ही है। इतना सा है ना, और जी, दिखावे का और फ़र्क है दिखावे का है। कि हम टैग लगाएँ वो अंदर होता है और ये टैग लग रहा है बाहर, दिख रहा है। तो ये मुझे नहीं कभी समझ आया। उसको जुटाने के लिए अगर आप अपनी देह का सौदा करते हैं, और टैगलाइन आजकल चल रही है कि माई बॉडी माई चॉइस, हुँ, हुँ। है और ना? हैशटैग ट्रेंडी जो हाँ, आजकल चल रहा और है, ये बड़ा अजीब है कि अ, लोग इसको हाँ, हैशटैग पे यूज़ कर रहे हैशटैग पे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आई एम स्पेशली प्राउड रंडी। लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं। दरअसल लड़कियाँ जानती नहीं रंडी होना क्या है। एस्कॉर्ट सर्विसेज़ होना बिल्कुल अलग बात है। वो मर्ज़ी से एक कस्टमर के साथ आज चली जाएँगी। ना जाएँ 2 दिन, 4 दिन ना जाएँ।
लेकिन वो जिनको 15 से 20 कस्टमर झेलने पड़ते हैं, वो कि जिनके गंदे कपड़ों में से बास आ रही हो, दिन भर वो मज़दूरी करके आया हो, महक रहा हो और कभी नाखून ना धुले, कभी दाँत ना धुले हुए हों और उस आदमी के साथ उसको सोना है अगर, तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे कहेगी कि आई एम प्राउड रंडी। और वो मैं कह रही वो हैं। बहुत ज़्यादा उस उनको हाँ ना, काफ़ी अच्छा लगता है ये मैं लगा तो उसे लेने और आमंत्रित गज़े करती में। हूँ, कौन है वो बच्ची। अभी मैं किसी की कल परसों किसी स्टूडियो में थी, तो उन्होंने कहा कि हमने उनका 4-5 महीने पहले पॉडकास्ट किया है। हमने कहा किया, बहुत अच्छी बात की। मगर मैं आप ही के ज़रिए उसे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि एक बार आ जाए। मैं दिखाती हूँ उसको कि बेटा रंडी होना ये होता है। उनको रियलिटी एक्चुअली शायद आए, पता ही नहीं है कि शायद ये पता ही नहीं। उनके पीछे का केवल क्या है। फ़ेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मैम ऐसे आप में किस क्या चीज़ में फ़ेमस जा रहा होने है? के लिए आप इस तरीके का अपने आप के उस पे पोस्ट करके लगाना और ये सब दिखाना, ये नहीं अपने मैं आप में ही जानती कि बहुत। ये कौन-सी नई हवा है कि जहाँ आदमी को कि तेरे कितने फॉलोवर, मेरे कितने, मुझे यार नहीं है फॉलोवर तो क्या मर जाओगे? वो कौन है? क्या आपके दुःख दर्द में शामिल होने वाले लोग हैं? क्या हैं कि कल आपको बुखार हो रहा है, कहें कि आओ चलो दवाई दिला के लाएँ? वो हैं कि तब आप बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित या आपके घर में बहुत बड़ी कोई ऐसी कुछ हो गया है, तो क्या वो आपकी मदद के लिए खड़े हैं? वो आपसे पूछेंगे भी नहीं कौन है आप? जिनको आप अपनी फोटोजेनिक होने का दिखा रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक तरफ दे सोचती हूँ कि अभी दुनिया खराब तो हुई है, मगर थोड़ी-सी बची है। जैसे आप जैसे पॉडकास्टर्स को मैं देखती हूँ और बहुत सारे बच्चे मुझे मिले इस बीच जो पॉडकास्ट कर रहे हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड और इतनी अच्छी नेचर के और हाईली एजुकेटेड सारे बच्चे, ये जिनको दुनिया का पता है, चीज़ों का पता है, जो नहीं पता है वो हमसे जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं और एक तरफ वो बच्चे कि जो खड़ी हैं, ये हाथ है और ये ऐसे है। तो जानने वाला जान रहा है कि ये अंगूठा क्यों है ऐसे? उसे पता है वो रुकेगा, वो ये है, उसका ये है। जाएगी लड़की, जिसने कर दिया। पूछेगी क्या दोगे, क्या लोगे, क्या तय होगा? नहीं बनी बात वापस आके पोल पे खड़ी हो जाएगी और उसको पता है कि रेड लाइट क्या है। आप लोगों को नहीं पता रेड लाइट एरिया क्यों है ये। वही बात है मैम, इन लोगों को पता नहीं हाँ, होता कि पीछे का रियलिटी क्या है या इसके डार्क साइड क्या है, उसको लेकिन नहीं, उन्हें मज़ा आ रहा है कि बस इस तरीके का लोग देख रहे हैं तमाशा उन्हें, बनाने का बहुत। तमाशा बन रहा है। लोग उन्हें देख रहे हैं कि वाह! ये तो वो है। अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ कि आई एम प्राउड रंडी करके वो बात कर रही है। उसके माँ-बाप नहीं देख रहे। वही बात है कि हुँ। पूरी फैमिली और उसकी कहाँ से बैकग्राउंड नहीं है कहीं बैकग्राउंड ना और हो। वो 14-14, 15-15 साल की बच्चियाँ जो उसको फ़ॉलो कर रही हैं, उनके नहीं है घरवाले। क्या वो अपने इतना भी अंकुश नहीं रहा अपने बच्चों पे कि ये कह सकें कि ये गलत है? या फिर मैं तो आमंत्रित करती हूँ सबको कि आप आइए देखिए रंडी होना क्या होता है। देखिए ना, ज़िंदा लाश जैसी ज़िंदगी है वो, मर रहे हैं वो हर वक़्त। कोई है उनका कोई ऐसा कि जो आए और हाथ थाम ले? कोई नहीं, बरसों बरस पहले गुरदत्त साहब फ़िल्मों में कह गए कागज़ के फूल जैसी हैं, कि जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ हैं? ज़रा उनको लाओ, बुला कर लाओ, ये गलियाँ ये कूचे तो दिखाओ। देखें ना ये लोग आके सही बात है मैम, कि इन कौन रियलिटी के बारे में लोगों को नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक और मोस्टली फ़िल्मों में भी हमारे यही सब दिखाते हैं कि आधी रियलिटी जिसको बोलते हैं। पूरी बिल्कुल। रियलिटी तो आज तक मैम मेरे को शायद लगता है कि नहीं, काफ़ी हद तक गंगूबाई में दिखाई और मैं कह रही हूँ 90% उन्होंने दिखाया। कुछ लिबर्टीज़ ली हैं कि जो फ़िल्म होने के नाते ली भी जाती हैं, लेकिन बहुत हद तक सच्चाई दिखाई। और कभी-कभी पूरा देखते-देखते मैं पूरे स्टाफ़ के साथ उसको देखा, तो मुझे एकदम सब कोई कह रहा है, मैम ये उस जैसे चल रही है। मतलब उन्होंने उसकी चाल-ढाल को भी फ़ॉलो किया, जो फ़ॉलो वहाँ की किया। मालकिन हैं। हुँ, कैसे वो चलती हैं, क्या उनका दुपट्टा लेने का तरीका, क्या तरीका उनका बात साड़ी करने का कैसा का तरीका होता तरीका है। या वो जो हिल के चलना है वो सेम बिल्कुल एकदम वैसे। वो कहीं की फिर मुझे पहली बार ये लगा इसका मतलब कहीं की भी सेक्स वर्कर का ये चाल-ढाल का एक तरीका है। क्योंकि वो मेरठ तो आए नहीं, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? हाँ, दिल्ली हाँ, तो वो आए नहीं दिल्ली तो इनको नहीं फ़ॉलो आए हैं करने। कभी। तो जहाँ भी उन्होंने देखा, जैसे भी उन्होंने जहाँ पे सर्च भी किया, उन्होंने वो अपना स्टोरी काफ़ी किया। हद तक देखा कि बिल्कुल हमें लगा कि एकदम से ये तो जैसे मेरे एक साथी ने उसने एकदम कहा, "अरे! ये तो वो जैसे लग रही है बिल्कुल।" तो कुछ नाम उसमें उसने काफ़ी लिया। चीज़ें बहुत रियल रियल बेस्ड वो उसमें वो दिखाई हुई हैं चबूतरा स्टोरीज़, बहुत सारी हाँ, चीज़ें वो कि चबूतरा कैसे सबका ज़िंदगी है वहाँ की। बहुत बुरी हालत हाँ, दिखाई गई है। तो इनफैक्ट वहाँ पे उसमें एक सीन में ये भी है कि आलिया भट्ट के पास एक ऐसा नहीं, वो आ सच्चाई जाता का है, है। एक हाँ, कस्टमर आता है उससे मिलने, हाँ। जो उसको बहुत पीटता है, वो इनफैक्ट मैं इतना उसकी मारता है। उसकी सच्चाई है। वो सोनागाछी की घटना है जिसमें वो इस कदर मारता है उसको, उसको सेक्स नहीं करना। उसका एन्जॉय यही है कि वो अल्टीमेट प्लेज़र है उसका ये, कि वो चिल्लाए और उसको आनंद आ रहा है उस चीज़ में। और वो उसे मारे। वो उसे मारे। तो वो इतना मारता है कि वो मर जाती है ये और
ये रियल ये में हुआ हाँ, है? हाँ, और इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें हुई। इसमें फिर टेक्निकली चीज़ें भी हुई, लीगल हुई। मतलब बड़ा एक ऑर्गनाइज़ किया गया, सभी स्टेट्स को बुलाया गया। सबके जो लीगल एडवाइज़र्स थे, उनको बुलाया गया कि भई बैठो और एक तय करो कि इन सेक्स वर्कर्स का किस तरह से पुनर्वास और इनका क्या-क्या किया जाए। कुछ ट्रेड तय किए गए और उनमें कहा गया कि कुछ सरकारी प्रतिष्ठानों को, आईटीआई जैसे को, कि इनको ट्रेड में 24 ट्रेड में इनको ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन अल्टीमेट और उसमें हमारा भी एक शहर शामिल था। तो हमने भी वो 70 महिलाओं के नाम दिए। वो 70 महिलाएँ कहाँ, आज तक ट्रेनिंग हमने तो सुनी नहीं। और पता लगा कि वहाँ पे चले गए कि हाँ, दे दी हमने, हमसे नाम ले लिए, हुँ, हुँ। ये दे दिया हमने, हो गई इनकी ट्रेनिंग तो ये तो मंशा नहीं है सरकारों की, समाज की मंशा नहीं है कि बाज़ार खत्म हो। अगर समाज की मंशा होती तो मैं अपने शहर की बात करती हूँ, मैं बनारस की बात करती हूँ, मैं दिल्ली की बात करती हूँ कि दिल्ली में इतना बड़ा टिम्बर मार्केट है। मार्केट वाले चाहते, व्यापारी वैसे तो सब चीज़ों को लामबंद हो जाते हैं, हुँ, ज़रा-सी हुँ। बात पे शहर के शहर बंद कर देते हैं। जी। क्यों नहीं खड़े हुए कभी उस जगह के लिए? मेरे शहर की मैं बात करूँ, नीचे के व्यापारियों की ऊपर वो प्रतिष्ठान है उनके, नीचे उनकी दुकानें हैं, ऊपर उनके रहने के, तो क्यों नहीं कभी आवाज़ उठाई? कभी नहीं कहते। मुझे आज तक इतने, मैं कह रही हूँ सभी मेरे भाई, चाचा जैसे लोग हैं, जिनको मैं इसी नामों से बुलाती रही हूँ बचपन से लेके और अब तक, तो वो कभी किसी ने मुझे आज तक एक सूचना नहीं दी कि बेटा यहाँ पे आज एक लड़की आई है, कभी नहीं दी किसी ने। एक को छोड़ के एक सूचना मुझे ज़रूर मिली, वरना मुझे आज तक इन 32 सालों में सभी कहे, "अच्छा, आज तो बेटा कोई नई लड़की निकाल रही है? आज आज नई आई है क्या कोई? या पुरानी में से ही किसी को निकाल रही है?" ये तो मुझसे पूछेंगे, लेकिन खुद से कभी नहीं बताते। तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं उनके, हितग्राही हैं सब। सबका हित कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर वो बाज़ार इसमें नहीं, पुलिस, पॉलिटिशियंस सब, सब सब पॉलिटिशियंस तो अब वहाँ कुछ वास्ता रखते नहीं, पैसा नहीं है इतना। पुलिस भी लेकिन पुलिस का तो इन्वॉल्व है। बराबर तो है, ये लोग पुलिस के बिना तो है ही नहीं वहाँ काम। ये लोग तो मैम फिर इन लोगों को काफ़ी परेशान भी करते होंगे किस तरीके से या नहीं करते नहीं हैं या करते, कि क्यों पैसे करेंगे? लेके अरे कर स्टेक दो? होल्डर हैं उनके, क्यों करेंगे? अच्छा। पैसा ले रहे हैं तो क्यों करेंगे? वो हमें परेशान करते हैं। वो जैसे मान लो मैं कभी सूचना नहीं देती, जब भी मुझे रेस्क्यू करनी हो, हुँ, तो मेरी सूचना केवल मीडिया के पास रहती है ओके। और बहुत साइलेंट मोड पे, वो सब इकट्ठा रहते हैं, वही मेरी ताकत है। इन 32 सालों में मीडिया के सभी मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं और अब मेरे बराबर के साथी हैं, अ, सबका मुझे बहुत साथ रहा। पर उनको हम तब बताते हैं जब लड़की निकाल लेते हैं, वरना पहले सूचना पहुँच जाती है। मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था मैम जिसमें एक न्यूज़ आई थी कि आपने एक नाबालिग बच्ची को हाँ। रेस्क्यू किया क्योंकि उसकी माँ ने ही उसको इस लाइन के अंदर काम करने के लिए झोंक दिया। हाँ। तो वो केस के बारे में कुछ देखिए वो बताएँगे आप? ऐसा क्या हुआ था? कि मुझे एक दिन वो फ़ोन किया, ये उसी महिला के यहाँ की बात है जिसकी मैं अभी कह रही हूँ कि मैंने एक लड़की को रेस्क्यू किया। उसने मुझे कहा, "अरे दीदी ये आई हुई है और इसका ना ये कह रही है मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज में भर्ती करा दो।" अच्छी बात है मेरे लिए तो बहुत, मैं भाग के गई। मैंने कहा, "बता।" तो उसने कहा, "इसे ना पहचान रही?" एक औरत-नुमा लड़की खड़ी थी। कि कौन है? कि ये वो है। अच्छा, मैंने कहा ये तो चली गई थी शादी करके। बोली, "हाँ, इसी की लड़की तो है।" और मैं कहा, "फिर से क्यों ये मेकअप-शेकअप करके जीन्स-वीन्स पहन के खड़ी है यहाँ पे?" हुँ, वही 1-2 दिन को आई है। मतलब ये एक फॉर फन 2-4 दिन को आई, कुछ पैसे कमा लेगी, है अच्छा। ना? मैंने कहा, "क्या है?" इसकी लड़की है, बड़ी प्यारी-सी बच्ची, गोल-मोल सी, गोरी-चिट्टी बिल्कुल। तो मैंने उसे 9th में पढ़ रही थी। मैंने कहा, "हाँ बेटा बताओ।" बोली, "मैं ना आंटी मैं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रही हूँ। यहाँ पे नहीं है अपॉर्च्युनिटी।" हुँ, इसका मतलब पढ़ रही थी, अच्छी-सी लग रही थी। तो मैंने कहा, "बेटा अभी ये तो मिड सेशन है, इसमें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं 100% कोशिश करूँगी कि जुलाई में तुम्हारा, मार्च से शुरू करूँगी और तुम्हारा एडमिशन हो जाए। तब तक मैं यहाँ कॉलेज में करा देती हूँ किसी।" बोली, "करा दो, हुँ, किसी भी कॉलेज में करा दो अच्छी में।" हुँ, मैंने कहा, "ठीक है, मैं कल फॉर्म-वॉर्म लेके आती हूँ, तुम अपने ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स मँगा लो।" बोली, "मेरे हैं सिर्फ़ पास।" बस सारे। मैंने कहा, "मैं कल आती हूँ।" अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, "मैं आ रही हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोस्टेट करा लो किसी से, या मैं, मेरा कोई बच्चा आएगा तो मैं उससे करा दूँगी।" कह रही, "ना, ना दीदी ये तो मना कर रही है कि मैं ना कर रही, मैं तो वापस जा रही हूँ।" मैंने कर रही। अब तो मुझे शंका हो गई, ये कैसे? मैं गई, मैंने कहा, "भई मैं तो नहीं रुकूँगी, मुझे मेरा ऑफ़िस और मीडिया का भी एक ऑफ़िस वहीं लोकल है बराबर में। दी कहाँ जा रही हो?" अरे मैंने कहा, "कहीं नहीं, कल ऐसे-ऐसे हो गया, देखती हूँ लड़की घर।" इतने में वो सब पहुँच गए। मैंने कहा, "अभी नीचे ही रहना, कोई गड़बड़ नहीं।" हुँ, मैंने कहा, "कहाँ है वो? मैं एक बार समझा लूँ उसे?" हुँ, बोले, "तो चली गई।" कैसे-कैसे चली गई? हाँ, जो अलग केबिन अलग है, वो एक कमरा उसका हम अलग है। मैंने कहा, "इसमें कौन है? मुझे तो लग रहा है कि कोई है।" हाँ, बोली, "वो तो मेरा बहनोई लेटा हुआ है।" अच्छा। हाँ, मैंने कहा, "कोई बात नहीं, तेरे बहनोई से हम भी मिल लेंगे। हाँ, हाँ, कहाँ से आ गई ये बहन बहनोई तेरे?" हुँ, मैं अंदर गई तो अंधेरा, और बहुत अभ्यस्त होने के बाद मुझे लगा
कि कोई बैठा है कोने में, मतलब ऐसे वो आदमी लंबा लेट रहा है 6 फीट का। हाँ, अरे हाँ, मैंने कहा ये तो वो है फौजी, हाँ, तेरा जो बहन कहाँ से हो गया ये? हाँ, 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 मेरा मतलब मैं बहन ही मानती हूँ इसकी पत्नी को। अच्छा, अच्छा, और ये बच्ची वो कोने में बैठी जिसके लिए मैं एडमिशन को गई थी। कोने में बैठी मासूम सी, और इतना सा उसने एक वो पहन रखा और इतना सा एक टॉप। मतलब बिल्कुल उसके ऐसे कि यहाँ बैठी है, ये लेट रहा है, यहाँ पे बैठी है। मैंने कहा बेटा उठिए। बोलती है, ना, 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 ये तो इसका मौसा है ना इसका। हुँ, अरे जब मेरी बहन की लड़की है तो मौसा ही तो है, इसमें क्या? मैंने कहा तो कमरे में बंद करके मैं तो बाप के पास भी ना तब बैठने तक दूँगी। आपको कुछ गड़बड़ लगा, हाँ, अनयूजुअल लगा कि भई बिल्कुल। कुछ ना कुछ यहाँ पे ये गलत है। ये गलत है। हुँ, इतने में फिर मैंने मीडिया को कह दिया था कि वो आ गए, बहुत उन्होंने हंगामा किया, रोज़ मेरे यहाँ करती हो, मेरे 6 लड़कियाँ हम 1 महीने में निकाल चुके थे उसके यहाँ से। वो बिखराई पड़ी थी बिल्कुल एकदम। तो अच्छा, हाँ, मैंने कहा भई बच्ची तो नहीं, बोली ये तो हमारी है, वो उसकी माँ भी कहने लगी, तो मेरी बच्ची मैं सुजाया करूँ? मैंने कहा मेरी भी मर्ज़ी, मैं इतना मारूँगी तुझे कि अधमरा कर दूँगी, जो चाहे मैं करूँ फिर। बच्ची को तो मैं लेके जाऊँगी और वो बच्ची मुझे ऐसे पकड़ के छोड़े ना। अगर आपने वो आर्टिकल देखा हो तो उसमें देखा भी होगा बिल्कुल, कि वो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल है। बिल्कुल, मैंने देखा और था। मैं गुस्से की वज़ह से मेरा बिल्कुल। तो क्या इनका माइंडसेट किस टाइप का होता है कि ये दूसरों को तो चलो लाके हाँ, फँसाते हैं, हुँ। लेकिन ये अपनी औलाद जिनको इन्होंने पैदा किया होता है, 9 महीने पेट में रखा होता है, उनके देखिए साथ इस तरीके का मतलब क्या क्या देखिए इनकी मैं इसके मेंटालिटी रहे? पीछे एक छोटी-सी बात आपसे सवाल पूछूँगी। किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है हुँ, और आप लोग भी अखबार में पढ़ रहे होंगे कि उसके परिवार वाले, वो खुद लड़की उसे अपनाने को तैयार नहीं होती। हुँ, होता है कई तो केसेस में। सॉरी, वो उसको चिल्ड्रन होम में भेज देते हैं, है ना? सरेंडर कर देते हैं। क्यों? वो भी तो माँ है। वो भी सब बच्चे ज़बरदस्ती का शिकार हैं, जो पैदा हुए हैं। वो उनकी मर्ज़ी के, कोई उनके प्रेम संबंध से, उनके वैवाहिक संबंध से पैदा बच्चे नहीं हैं। कोई मोहब्बत ही नहीं है उन बच्चों से। ये तो मोहब्बत मैंने ज़बरदस्ती इन 20 सालों में फिर पैदा की, कि वो जाने कि ये तुमने पैदा की है। माँ के खून से पैदा, बाप कौन है फ़र्क नहीं पड़ता। तुम माँ हो, तब ये सारा फ़र्क आया कि वो बच्चे पढ़ने लगे, वरना सब उसी धंधे में थे। अगर 20 साल पहले जाऊँ तो मातृ सत्तात्मक परिवार थे। हुँ, नट, कंजर, भेड़िया जैसी कुछ प्रजातियाँ हैं, हाँ जी। जिनका प्रोफ़ेशन ये है, मतलब ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती उनके साथ की जाए, लेकिन कोई चाहे तो यहाँ आके नाच के, गा के कुछ थोड़ा बदला तो देह व्यापार में भी अपना पैसा कमा के जा सकती है, शादी कर सकती है। वो मातृ सत्तात्मक परिवार थे, माँ, नानी, ये उनके फ़ैमिली का बैकग्राउंड था। और धीरे-धीरे मैं अपनी भी गलती मानती हूँ कि उनके बच्चे पढ़ना शुरू हुए, उनमें जागरूकता आई, तो समाज के जो नरपिशाच हैं उन्होंने बच्चियों को बहला-फुसला के लाना शुरू कर दिया। लेकिन आज वहाँ 90% बाहर की लड़कियाँ हैं, अच्छा, उनकी खुद की नहीं है, खुद की पढ़ खुद रही हैं। खुद की पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ और है देखिए मैंने मैम जब बच्चे इनके यहाँ पे पैदा होते हैं, तो छोटे जब होते हैं, तो वो क्या मैं उन बच्चों के बारे में ये सोचती थी वो क्या देखते होंगे दिन-रात के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरीके की वहाँ सबको बताए वो बातें, चिल्लाते किस हैं कि तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ अब वो बहन झेलते है, होंगे या देखते होंगे? हाँ, तो कोई बहन है तो उसे कहेंगे, "ए तेरा ग्राहक आया।" माँ से कहेंगी, "माँ तेरा ग्राहक आया, आ जा नहीं तो दूसरे के पास चला जाएगा।" ये तो तो लड़के वो हैं। तो उनकी अपब्रिंगिंग्स में आ गया, हुँ, क्योंकि जैसा वो देख रहे हैं वैसे ही वो सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अगर उन्हें बाहर पढ़ने भी भेजें तो नहीं, ज़ाहिर-सी नहीं, बात है हमने बिल्कुल चेंज है। अभी चेंज इसलिए इन 20 सालों में कि वहाँ पे अभी 90% बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्होंने हाइली। अपने बच्चे सारे बाहर निकाल दिए। इन्होंने नहीं, हाँ, वो बिल्कुल हमारी वजह, वो तो साफ मना करती हैं। ना हमारे पास पैसा, ना अच्छा, मंशा, इच्छा ओके। शक्ति भी नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया गया और बाहर पढ़ रेस्क्यू रहे नहीं हैं। करते हम, हुँ, ना, ना। कहते हैं कि हॉस्टल में रहेगा बच्चा, साल के साल मिलो। किसी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाओगी, मेरे वाला नहीं, मैं भी नहीं जाती हूँ। मेरी अच्छा, एक पहचान है, पता लग जाएगा कि बच्चा किसका है। मैं अच्छा, किसी के गई पेरेंट्स मीटिंग में, किसी की फीस जमा करने जाऊँगी तो पता लग जाएगा। फिर दूसरे के पेरेंट्स करेंगे, भई ये बच्चा उनका है और वो तो आई थी तुलसी, तो इसका मतलब ये है, हम हुँ, नहीं हुँ, पढ़ाएँगे। किसी को मैं नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, तो मेरे वॉलंटियर्स ही करते हैं उनकी पेरेंट्स मीटिंग, और अभी 90% बच्चे पढ़ रहे हैं। हाइली एजुकेटेड, एमबीए, एमसीए, बीटेक तक भी वेरी कर रहे हैं। नाइस। गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और प्राइवेट नौकरी में तो बहुत सारे बच्चे विदेश में भी हैं, दुबई में 2 बच्चे हैं, बहन-भाई हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरे नए बच्चों को। ये तो आप हुँ, बहुत बड़ा और बड़े पुण्य का काम है मैम हाँ, कि और जिस मेरे तरीके हाथ में से तो किसी की हमेशा। लाइफ को हाँ, आप बना रहे हैं या और मैं तो किसी को कटोरा गंदगी में रखती से हूँ। निकाल रहे हैं, ये एक बस। बहुत अपने आप में एक हिम्मत वाला और एक बहुत बड़ा काम है। और हर कोई इसके लिए नहीं आता है और हर कोई करना भी नहीं चाहता है आजकल, करता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं और कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं और दूसरों के लिए किया भी है। कहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, वही बात है मैम। है ना? तो जिए इस दिल ज़माने के लिए, वो सोच लिया था।
तो कभी नहीं। और मैं सोचती हूँ मेरे फादर का कुछ ऐसा स्वभाव था, वो मुझ में गया। तो वो हमेशा कहते थे कि दूसरे की जितनी मदद हो जाए उतनी कर दो। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे मदद शब्द से बहुत नफ़रत है। मदद क्यों करनी है? आपकी इच्छा हो, कोई आपसे माँगने नहीं आया। आपकी इच्छा हो तो आप उन्हें आगे बढ़ाओ, अगर आप नहीं मदद दो। सक्षम हैं उस चीज़ को हाँ, करने में तो तो करना करिए, चाहिए। वरना मैं नहीं समझती हूँ। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊँगी। अ, एक बच्चा है जो ट्यूशन पढ़ाता है। नहीं जानती मैं, शायद पंजाब से कहीं से। क्योंकि कभी मेरी बात भी नहीं हुई। इंस्टा पे एक आध बार उसने मुझे फ़ॉलो किया। वो मुझे ₹50 रोज़ भेजता है। मैं लाख कहती हूँ बेटा इकट्ठे भेज दो। बजाय 1500 के तुम मुझे ₹500 भेज दो। इतने मत परेशान हो। बोला नहीं, भेजूँगा तो मैं रोज़, क्योंकि मैं इकट्ठे 500 नहीं दे सकता, इतनी मेरी माली हालत अच्छी नहीं है। मैं हर रोज़ पढ़ाता हूँ बच्चों को और उनसे रोज़ के रोज़ लेता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चे 4 दिन पढ़ते हैं फिर भाग जाते हैं। हुँ, लेकिन मैं 4 दिन की फ़ीस मुझे दे के जाते हैं। दिन तो उनमें से मैं एक आपको देता हूँ ₹50। एक बच्ची है लॉ कर रही है, बहुत गरीब है और कहीं बिहार से दूर-दराज़ से। और जी। अपने खर्चा चलाने के लिए पढ़ाई का, क्योंकि माँ-बाप के बस की नहीं है, वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और आईब्रोज़ बनाती है, बस उससे और कुछ नहीं वो और कुछ करती आता है। ही नहीं है। हाँ, आता भी नहीं है और करती भी नहीं, कि काफ़ी बड़ा वो पार्लर है। उसको एक आईब्रो बनाने के वो ₹75 देती है। वो ₹75 हर रोज़ मुझे देती है। मतलब 4 बनाए, 5 बनाए, इससे कोई मतलब नहीं मेरा, वो एक के मुझे भेजती है। लाख मैंने मना किया हो। बहुत से ऐसे हैं कि जो ऐसे नहीं मुझे कर पाते। एक महिला हैं, दिल्ली की हैं। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं कर सकती कि भई मेरा बहुत अच्छी मेरी नहीं है। हम दोनों पति-पत्नी मिलके कमाते हैं तो फ़ैमिली को मुश्किल से चला पाते हैं। लेकिन मैंने एक काम किया हुआ है आजकल कि मैं लोगों के घरों से पुराने कपड़े लेती हूँ और पता है सबको, और मैं उन्हें साफ़ करके, प्रेस करके फिर उन्हें ऐसे बच्चों को देती हूँ गरीब के जिनके पास नहीं है। नहीं है। क्योंकि मुझे भी वो फ्री देते हैं, मेरा खर्चा केवल इतना ही मैं प्रेस करूँ। तो क्या मैं कुछ कपड़े भेज सकती हूँ? हुँ, मैंने कहा भेजना नहीं है, दिल्ली बहुत दूर नहीं है। आप आ जाओ, बच्चों को दो। अभी कल किसी ने मुझे कहा कि मैं कुछ बुक्स भेज सकते हैं। मैंने कहा बुक्स तो नहीं हो पाएँगी, क्योंकि वो उनके कॉलेज का अपना रूल्स हैं, वो उसमें रखेंगे। लेकिन बुक्स के बजाय कॉपी दे दीजिए, उनको काम आए। भई रजिस्टर दे दीजिए, टेक्स्ट बुक दे दीजिए, ये सब दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, पेन दे दीजिए। तो और आप आके खुद दीजिए अपने बच्चों को। तो पर लेकिन सबके सामने नहीं, सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं। कि आप चाहें कि उसकी फ़ोटो खिंचवाऊँ मैं, अखबार में आप छपवाएँ, उन बच्चों की मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होने दूँगी। ऐसे भी लोग हैं कि नहीं हम तो कोरियर कर देंगे, कोरियर कर दो। और एक मैं बताती हूँ, एक महिला हैं दिल्ली की हैं और सॉरी वो मेरी गुप्त सखी हैं, मैं उनसे पहले से ही क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि वो कहती हैं कभी मेरा ज़िक्र मत करना। अच्छा, हाँ, कभी मत करना, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं नहीं रोक पाई खुद को। वो मुझे बिना ना कहा हर महीने, और कहती है कि नहीं, ना तो मैं डालूँगी उसमें पेटीएम में, बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। हुँ, हुँ। तुम सबको वो पेटीएम दिखाओगी, मैं नहीं डालूँगी, दिखाओगी। और नहीं वो तो मुझे वो आपको बिल्कुल कैश भेजती हैं? कैश भेजती नहीं है। हाँ, खुद कहती है देंगे। आओगी भी, पहले मैं तुम्हारे गले लगूँगी, अच्छा, है ना? और मैं जब तक मैं तुम्हारे बिल्कुल अच्छे नहीं कर लूँगी, तब तक जो है जाने नहीं दूँगी। मुझे बता दो किस दिन आ रही हो, उसी दिन मैं वहीं पहुँच जाऊँगी। और आती हैं और मुझे बिल्कुल बंद लिफ़ाफ़े में ऐसे करके, मैं कभी नहीं पूछती कितने हैं, चाहे वो ₹1000 दे जाएँ, 2000 दे जाएँ, ₹10 दे जाएँ, मैं कभी नहीं देखती हूँ। ऐसे कैसे ही जो उनके स्कूल में पहुँचाती हूँ उनके बच्चों को। बहुत बड़ा। तो ये मेरी ये मोरल सपोर्ट है, मेरी स्ट्रेंथ भी हैं ये लोग। ये कोई मतलब फिर वैसे ये सब करने के बाद आपको जो एक सैटिस्फैक्शन और एक अंदर से हाँ, खुशी होती होगी उसका तो लेवल ही अलग आता होगा कि हाँ, भई मैंने आज किसी को बचाया, मैंने आज बिल्कुल। किसी के मेरे थ्रू कोई बच्चा आज अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। होता है कई बार कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मुझे वो करे, मतलब मैंने एक लड़की को निकालना है अगर, तो कई दिन के प्रयास के बाद वो निकल पाती है। और फिर एक बार हुआ कि लड़की निकाली और फिर मैं थक के, क्योंकि सुबह 4 बजे की आई हुई थी और थक के मैं पिछली सीट पे बैठी थी, तो मुझे पता नहीं लगा मैं कब सो गई और सो नीचे गिर गई सीट से। तो इस सब मुझे सबकी हँसी आई, तो आगे बैठे जो मेरे बराबर में बैठे, उन्होंने मुझे उठा के डाला कि आप सो गई थी और नीचे गिर गई। मतलब मैं इतनी गहरी नींद उस वक़्त सो जाती हूँ। लेकिन अगले दिन से फिर वही सिलसिला होता है। ये वाइब स्वैपिंग का भी एक अलग ही ट्रेंड है मैम। ये क्या है? मतलब समझ से परे हो ये जाता है कई बार। हाई-फाई सोसाइटी तो रेड लाइट एरिया में नहीं जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है। पैसे वाले लोग तो उस गंदगी में नहीं जाएँगे। वो एस्कॉर्ट सर्विस को भी नहीं बुलाएँगे, बदनामी हो जाएगी। हुँ, होटल में भी नहीं जाएँगे। तो क्यों क्योंकि ना उन्हें डर होता है। एक दूसरे की बीवियों को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो बड़े होते हैं, बड़े ऑफ़िसर्स हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं और
सैटरडे संडे में रखा जाएगा एक प्रोग्राम, और सब एक ट्रे में गाड़ी की चाबियां डलेंगी और 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ होंगी। उसके बाद जिसने चाबी ढाली उसी की बीवी उसकी, जिसकी चाबी उसकी बीवी। ये भी अलग ही है। अलग ही देखिए आप। और वहाँ किसी की कोई मर्जी नहीं। अगर आप सोचते हो उन औरतों की मर्जी है, हरगिज भी नहीं है। उन मर्दों की मर्जी है, नएपन की तलाश में। तो ये इनको ऑब्जेक्शन नहीं होता कि हम नहीं करेंगे वो, क्या मतलब है उनके पास रास्ता बताइए? एक महिला मुझसे कहती है कि मैंने कहा, क्यों नहीं निकल जाती उससे, इस रिश्ते से बाहर आ जाओ। तुम तो बड़े लोग हो, तुम्हें कौन मना कर रहा है कि तलाक नहीं लेंगे? बोले हम ही लोग नहीं ले सकते। मेरे माँ बाप के सामने में एक बड़ा अच्छा दामाद है मेरा पति, मैं ही, मुझे गलत साबित कर देगा 10 लोगों के बीच में। मुझे नहीं पता कि वहाँ कैमरे हैं नहीं है, मुझे नहीं पता कि उस कमरे में क्या हो क्या रहा है। हो रहा है, क्या नहीं मेरे हो रहा साथ है। जो कुछ होता है मैं वो जानती हूँ केवल। उसको मैं अपने माँ बाप से कैसे बताऊं? मैं चिल्ला नहीं सकती क्योंकि मैं सोफिस्टिकेटेड हूँ। मैं बड़ी मैं नाम जमात वो की हूँ। नाम भी लेगी तो ना भी तो भी उसके ऊपर तो बात भी है। कोई सुनेगा नहीं, कौन कहेगा? और मैं चिल्ला रही हूँ ना रोज वाइफ स्वैपिंग की बात। एक भी इंस्टाग्राम पे मुझे कोई ये नहीं कहता क्या ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। नहीं कोई कहता, जिगोलो के लिए कहते हैं। और वो भी पता है क्या कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं, मैं उन्हें ब्लॉक भी नहीं करती, कहते रहो अच्छा कि मैम हमें भी जिगोलो बनना है, एक दो आंटियों का अच्छा, नंबर वो दो। आपसे डायरेक्टली बात करते हैं। बात हाँ लिखते हैं मैसेज, हालांकि मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रखा है अच्छा उनको तो लेकिन मैसेज तो आ ही जाता है हाँ कि हमें जिगोलो बनना है, हमें एक दो आंटी का नंबर दो। मतलब क्या बेशर्मी है, अब बताइए, मतलब तो ये मर्द मानसिकता है, ये मैं इसीलिए नर पिशाच कहती नहीं, इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम किन से बात कर रहे नहीं हैं या किसी नहीं सीनियर से हमें कैसे बात नहीं करनी चाहिए या नहीं क्या है। नहीं नहीं वो नहीं है उनको। मैंने क्या मैं कहूँ कि वो जिगोलो बन के खुश हैं या वो रंडी बन के खुश हैं, नहीं मुझे पता। और तीसरा सबसे बड़ा जो खराबी हो रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मैम इसने तो सब कुछ खराब है ही ना? कर दिया। आप देखिए कि फिल्म पे आज भी सेंसर है, गाली दी बीप हो गई, बीप हो गई। है ना? सामान्य सी भी दी, वो भी बीप हो गई। और वहाँ आश्रम जैसी मैम अब तो बहुत सारी चीज़ों को बीप भी नहीं मिर्ज़ापुर, करते, सेंसर भी नहीं कुछ होता है, एकदम रैंडम सब चल ही रहा है एकदम। जो बनाते हैं, डालते हैं और वो तो रिलीज़ कर डालते ही देते हैं, हैं। लेकिन इतना गंदा कि मिर्ज़ापुर में चिल्ला रहे हैं कालीन भैया, मगर वो कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे। वो देख रहे हैं ये कि घर की बहू अपाहिज ससुर के साथ भी सोती है, मिस होती है। पति के साथ भी सोती है और पति के बेटे के साथ भी सोती है और फिर बच्चा प्रेमी का पैदा करती है। क्या दे रहे हैं आप? सोसाइटी को में क्या मैसेज क्या जा दे रहा रहे है हैं? इस चीज़ का? और मैं अच्छा समझती हूँ प्रकाश झा जैसे समृद्धशाली निर्माता निर्देशक के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, आश्रम को उठाया और इतनी सख्ती से उठाया। मगर क्या ज़रूरी था कि आप सेक्स भी दिखाते हैं? नहीं था ज़रूरी। आप बंद होता दरवाज़ा भी दिखा सकते थे, औरत की चीख भी दिखा सकते थे। प्रतीकात्मक हमारे ज़माने में होता था कि 2 फूल दिखा दिए, तो क्या पता नहीं लगता था कि क्या बात कह रहे हैं ये? क्या बात कह रहे हैं, क्या हैं? मैसेज दे रहे हैं ये? क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन दिखाना है आपको, अधनंगा दिखाना है आपको, नंगा क्यों आप, अधनंगा क्यों आप, पूरी तरह से न्यूड दिखाना है आपको। क्या है? है मैम, ऐसा है ना? है, क्या बिल्कुल है। है? आजकल कौन-सा होता है दिखाना? ऐसा। एक बड़ी अच्छी सीरीज़ बनाई शी करके, बहुत अच्छी, मैं एप्रिशिएट करती हूँ और इतना बेहतरीन उस कलाकार को मैं बहुत पसंद करती हूँ, किशोर है साउथ का और बहुत ही उसने अच्छे से एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है और वो लड़की भी बड़ा अच्छा करती है, लेकिन देखिए पूरी तरह से उनका खुला सेक्स दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये है, इस पे सरकार नहीं लगाएगी सेंसर। नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अपने बेडरूम में आपके तो रोज़ एमपी एमएलए पकड़े जा रहे हैं, हाईवे पे सेक्स करते हुए पकड़े जा रहे हैं। हाँ, हाँ। ये वो आजकल बहुत गाने ज़्यादा बजा रहे हैं, वो रूसी नर्तकियों को लेके अर्धनंगे होके खाली एक इतना सा कच्छी पहन के और शराब ले लेके और इतने भद्दे तरीके से डांस करते हो। क्या हैं आप? और एक भी कहीं नहीं आती आवाज़ कि सरकारें ये कहेंगी, ये क्या? निकाल के बाहर फेंको इन लोगों को। बल्कि उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं नहीं, है नहीं, मैम, कुछ कुछ कोई भी एक्शन नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल बिंदास लगे कोई हुए एक्शन हैं, कुछ नहीं भी है। कर रहे हैं कहीं पे हाँ, भी, और इनफैक्ट उनकी वीडियोज़ भी लीक हो जाती हैं, लिखा लेकिन उसके बाद भी नहीं चल कोई रही है ऐसा उसपे, नहीं है। ना कोई इसमें अभी जो आपने वो हाईवे हाँ, वाला जो आपने हाँ, बताया, वो देखिए कितना वायरल वीडियो एकदम है, धाकड़ वो था। पूरा हर हाँ, दूसरे-तीसरे इंसान के फ़ोन में सब खुल में रहा है है, वीडियो। सब में लेकिन है। उसके बाद भी लोग ना उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस ना, आदमी ना, पे। कोई नहीं, कोई नहीं। पॉलिटिशियंस हुँ, रेप कर देते हैं, सीधा-सीधा बुला लेते हैं लड़कियों को, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन है ही कोई नहीं। एक्शन नहीं है। तो ये देखिए ये हम उस जगह जी रहे हैं जहाँ हमारा देश जिसका दुनिया नाम लेती थी सभ्यता और संस्कृति के नाम पे, वो रसातल में जा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरे ठेंगे पे आप विश्व गुरु बन रहे हैं। जिस देश में एक लड़कियाँ ही बर्बाद हों, नाशाद बर्बाद हों, हो रहे हैं। उस देश में दिल पे रख के हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है? मैं नहीं मानती कि देश हमारा आज़ाद है। जहाँ औरतों के साथ आज भी हो रहा है। और आप मत कहिए कि आप विश्व गुरु बन रहे हैं। आप उस जगह जा रहे हैं जहाँ रसातल में हम जा रहे हैं और सेक्स एक ट्रेड के रूप में विकसित हो रहा है।
जहाँ किसी को काम ना मिले वो चला जाए कि मैं तो जिगोलो बन गया, मैं तो एस्कॉर्ट सर्विसेज मैम ये ज्वाइन कर सारा लिया। काम, सारी चीजें बेरोजगारी से ही तो है ना। बिल्कुल बेरोजगारी से भी हैं, बहुत सी चीजें हाँ, जैसे जिगोलो, ये सब बेरोजगारी से नहीं ये है, नहीं, ये उनका लग्जरी जुटाने का ये उनका पैसा, तो लग्जरी है, इजी मनी, इजी मनी। बस। एस्कॉर्ट सर्विसेज में हाँ, जितनी लड़कियां काम करती हैं, इनका भी इजी सेम मनी, ही है, इजी मनी। इजी मनी उनको चाहिए, जो बहुत ज्यादा। देखिए बेरोजगारी का कहाँ इस्तेमाल हो जाता है कि कोई लड़की कहीं उसका ऑफिस में उसका बॉस उसका शोषण कर रहा है, मजबूरी है, छोड़ नहीं सकती, नौकरी छोड़ देगी तो घर में भूखे मर जाएंगे लोग, वहां मैं समझ सकती हूँ। औरत एक मोली जो बेचारी मजदूरी कर रही है, ईंट ढो रही है, उसके साथ कब ठेकेदार जाति कर देता है, मजबूर हो जाती है क्योंकि वो उसका पेमेंट नहीं देगा, भूखी मर जाएगी। ये है बेरोजगारी। ये बेरोजगारी नहीं है कि आप सड़क पर खड़ी हैं और किसी को कह रही हैं कि आ जाओ, ये नहीं है। पहले सिर्फ बॉलीवुड में जाने के लिए लोग ना सिर्फ कास्टिंग काउच का शिकार हुआ करते थे। हाँ, उनका वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता था, कहीं 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 मुझे ऐसे वो भी बात नहीं समझ आती है। वो उसी के चक्कर में, चलो ये तो वहीं तक सीमित था क्योंकि लोगों को नेम चाहिए था, फेम चाहिए था, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर भी जाते थे। अपनी देह के रास्ते। मैं वही बता रही हूँ आपको कि लोग कर देते थे, लेकिन आजकल छोटी से छोटी जॉब में भी हाँ, लड़की अगर है, है, मान लीजिए 10,000 रुपए महीना भी कमा रही है, उसको भी उसका बॉस ये बिल्कुल, सोचता है हाँ, कि ये रात को मेरे पास कैसे आएगी। कैसे आएगी? ये फैक्ट है। और बिल्कुल, हम लोग सोचते थे एक टाइम पे कि सिर्फ ये ना इंडस्ट्री का ही एक चलन, मतलब एक चलन चलाया हुआ हाँ, है कि ये वहाँ होता है कि बड़ी एक्ट्रेस बनना है या बड़ा मॉडल बनना हाँ, है, तो हमें ये करना पड़ेगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में हमें जाना होगा। लेकिन थोड़े समय से मैं ये सब चीज़ों को भी नोटिस कर रही हूँ कि छोटी से छोटी जॉब मैम 15,000 10,000 जॉब करने वाली लड़कियाँ, छोटे-छोटे जगहों पे काम करने वाली लड़कियाँ, उनके साथ भी यही सब चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं उनको इस चीज़ के अंदर टारगेट कर ही जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। खुल के नहीं बोल पाते, हुँ, तो वो दबे शब्दों के अंदर या अभी आपने 2-4 दिन पहले पता नहीं शायद वो रील नहीं देखी हो, ये कहीं ईस्टर्न यूपी के किसी शहर की है, गाँव की सॉरी, हुँ, और सरकारी स्कूल में रसोइया होते हैं हुँ, खाना बनाए मिड डे मील के लिए। तो वो सरकारी स्कूल का मास्टर बाहर क्लासेस चल रही हैं, शोर मच रहा है बच्चों का हुँ, हुँ। और वो अंदर कमरे में उसको उसके साथ सेक्स संबंध बना रहा है। वो मात्र 1500 रुपए की नौकरी करती है। सोचिए, क्या उसके सामने मजबूरी रही होगी कि अगर ये छूट जाएगी तो शायद क्योंकि खाना भी वहीं से जाता है बच्चों के लिए, कि रोटी मिल जाती है और 1500 रुपए मिल जाते हैं। और ये मजबूरी के शोषण है, चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये है कमज़ोर पे ताकत की आज़माइश। वो छोटी उम्र की है, वो महिला और वो उम्र-दराज़ मास्टर। किसी ने वीडियो वायरल कर दी है। तो हम पूरा देश हमारा सेक्स ट्रेड में तब्दील हुआ जा रहा है। सेक्स जो है एक व्यापार के रूप में हम अडॉप्ट कर चुके हैं। जहाँ कुछ ना काम हो रहा हो, चलो भई ये कर लेते हैं। ये कर लेते सोसाइटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम कि कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? हैं। आप कभी वैसे लोग मुझे कहते हैं कि आप मतलब वामपंथी नेचर की हैं। अ, पीयूष मिश्रा को कभी सुना है? हुँ, पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। वही मैं पूरे समाज से, माँ-बाप से ख़ास तौर पे कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाने, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस नारे को चिल्लाने से कुछ भी नहीं होना है। बेटों को संस्कार दो। बेटियों पे क्यों ये जोर दे रहे हो कि बेटी बचें? बेटी तो अपने आप बच जाएँगी जब बेटे संस्कारित होंगे तो। आप अपने बेटों को संस्कार दो। बेटियों को समझाओ कि रिश्ता केवल एक होता है। बाकी आप मित्र नहीं है, आप भाई-बहन बन सकते, मत बनो। आप फ्रेंड हो सकते हो। स्त्री-पुरुष के फ्रेंड होने में कोई नहीं, हम भी को-एजुकेशन में पढ़े हैं। पर इतना मत खराब हो कि देह को सीढ़ी बना लो। हुँ, हुँ। इतना समझाओ कि एक दिन तो शादी होनी है और वो एक पवित्र रिश्ता होगा। इस रिश्ते को इतना कलंकित मत करो कि कोई नाम लेने वाला ना हो। कभी हम ये हिंदुस्तान में नहीं सुनते थे, विदेशों में सुनते थे कि वहाँ तो कोई भी किसी के साथ सेक्स कर सकता है, कोई भी कभी भी अलग हो सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन आज ये अपने यहाँ होने लगा है। इससे बचा लो। और सही कह रहे हैं वो कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। बस इतना कहूँगी। अभी भी समय है। आज़ादी और उच्छृंखलता का बीच का फ़र्क समझाओ अपने बच्चों को और बचा लो उन्हें। उनके हाथ में भी फिर कुछ नहीं होता, सिवा रोने के और चिल्लाने के, कुछ नहीं है। कुछ मॉडर्निटी ज़्यादा हो गई, लिविंग रिलेशनशिप्स ज़्यादा हो गए, लोगों का
डिवोर्स केसेस इतने बढ़ गए, सब चीजें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो गई क्योंकि एक पे कभी किसी का मन ही नहीं टिक रहा है, नहीं, एक पे नहीं टिक एक में नहीं टिक रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था कि एक के साथ मिल गए, एक से शादी कर ली, एक के साथ निभा लिया। लेकिन अब ऐसा अब नहीं नहीं, है। अब नहीं है। अब किसी के साथ 5 साल भी रहने के बाद में लोग कहते हैं नहीं शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपको प्रेम ही नहीं हुआ फिर। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो हुँ, बस सिर्फ यूज़ एंड हाँ, थ्रो वाला एक-दूसरे को आपका यूज़ सिस्टम किया है। और आपने छोड़ दिया। अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं हुआ कि आपने किसी बच्चों को से भी भी छोड़ नहीं हुआ, दिया। वो तो सिर्फ अपना हुँ। मतलब पूरा करने वाली बात आ जाती है कि जब तक और देखिए हमारी सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन है हम रहेंगे। सफ़र करते हैं बच्चे। मैं ये भी कहूँगी कि तलाक से पहले सोचो कि बच्चे जो मानसिकता बन जाती है तलाकशुदा फैमिलीज़ के बच्चों की, उसकी पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। उनको माता-पिता दोनों चाहिए बिल्कुल। और आप एक बिछड़ जाता है तो बच्चे और कभी-कभी 2 बच्चे बिछड़ जाते हैं। एक पिता के पास रह गया, एक माँ के पास रह गया। इससे बड़ी त्रासदी उन बच्चों के लिए कुछ नहीं होती। वो अपने माता-पिता का कभी सम्मान नहीं कर पाते और उनकी वृद्धावस्था जितनी खराब होती है, इसको आप चाहो तो उठा के देख लो, चले जाओ बड़े शहरों के बड़े इलाकों में और छोटे शहरों के भी बड़े इलाकों में, तो आपको दिख जाएँगे वो माता-पिता किस तरह रह रहे हैं। अपने आप को बचाओ, समाज को बचाओ, खाली बेटी को ना बचाओ। बेटी तो अपने आप बच जाएगी, समाज सही होगा तो बेटी तो अपने बेटी आप ही अपने आप बच जाएगी। बचेगी। बस, थैंक यू सो मच मैम, हमारे शो में आने के लिए, इतनी सारी बातें करने थैंक यू, के लिए, थैंक आपने यू इतना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।